हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री हम पढ़ रहे थे और एनिमल हस्बेंड्री में हम सबसे पहले देख रहे थे कैटल फार्मिंग। ठीक है, तो कैटल फार्मिंग में हमने देखा कि कौन कौन सी ब्रीड्स जो हैं इंडिजिनस ब्रीड्स हैं और कौन कौन सी हाइब्रिड ब्रीड्स हैं इंडिया में जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिन्हें कैटल फार्मिंग किया जाता है। ठीक है, जिनकी फार्मिंग की जाती है, जिन्हें पाला जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट की जाती है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है कैटल्स में, किस प्रकार से स्पेशली काउज में जो है की जाती है, तो किस प्रकार ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट की जाती है। क्योंकि हमने देखा था कि वन एलिमेंट इज ऑल्सो प्रॉपर ब्रीडिंग। ठीक है, तो प्रॉपर ब्रीडिंग क्यों जरूरी है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कि जो गाय हो वो हाइब्रिड हो, अच्छी वैरायटी की हो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि द गुड ब्रीड विल गिव मोर मिल्क। ठीक है, more milk production and for longer period or for longer lactation time, with longer lactation time. ठीक है, which is called as lactation period. ठीक है, लैक्टेशन पीरियड हमने बताया था कि आफ्टर गिविंग अ बर्थ टू अ काफ, जो काऊ है वो मिल्क जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो मिल्क प्रोडक्शन जितने समय तक होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ, उस पीरियड को लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो ये जो लैक्टेशन पीरियड है, यदि ये ज्यादा होगा तो काउ विल गिव द मिल्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जैसा कि हमने बताया था कि इंडिजिनस ब्रीड में लैक्टेशन पीरियड कम होता है, वहीं एक्सोटिक ब्रीड्स में यह लैक्टेशन पीरियड काफी ज्यादा होता है। तो जब हाइब्रिड आप वैरायटी फॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वह ज्यादा समय तक मिल्क प्रोडक्शन करती है। दैट मीन्स लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा होता है और मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जो ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट है उसका पर्पस है कि ऐसी गाय प्रोड्यूस करें, ऐसे कैटल बने, ऐसी वैरायटी बने जो कि ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करे और ज्यादा समय तक मिल्क दे। साथ ही बुल विद द sturdier capacity। ठीक है, तो जो बुल्स हो वो स्टर्डियर कैपेसिटी के हो, वर्क एनिमल जो कि ड्राफ्ट एनिमल्स कहलाते हैं, तो वो यदि स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा कि वर्क कैपेसिटी उनकी ज्यादा होंगी, ज्यादा से ज्यादा उनसे काम लिया जा सकता है। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट इज दीज टू। ठीक है, अब ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट जो है, ब्रीड इंप्रूवमेंट जो है वो किस किस तरीके से की जा सकती है? तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट और ब्रीडिंग कहें। 3 methods of breedings are there. First is natural. Sorry, there are 2 methods, and natural and artificial. So the natural breeding is again of 2 types. In natural breeding, the crossing between the cow and bulls occur naturally. ठीक है, so it is called as natural breeding. It is of 2 types, random and controlled। ठीक है, तो नेचुरल ब्रीडिंग जो है वो रैंडम और कंट्रोल टाइप की होती है। रैंडम जो नेचुरल ब्रीडिंग होती है उसमें क्या होता है, द पेडिग्री बुल्स एंड ग्रेजिंग काउस आर केप्ट टुगेदर and the natural breeding occur between them. So this is called random
it is occurring randomly, ठीक है, there is no human intervention. But in the control natural breeding, in what, in which the indigenous cow or indigenous variety is crossed with exotic variety naturally. So the breeding is occurring naturally, but it is controlled because the indigenous variety is crossed between with the exotic variety, ठीक है। जो इंडिजिनस वैरायटी और एक्सोटिक वैरायटी हमने पढ़ी थी उसमें क्या हुआ था कि जब इंडिजिनस वैरायटी को एक्सोटिक वैरायटी से क्रॉस किया जाता है तो जो हाइब्रिड फॉर्म्स होते हैं, जो हाइब्रिड फॉर्म होती हैं, हाइब्रिड वैरायटी, वह क्या होगी, उसका लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा होगा, ठीक है, मोर मिल्क प्रोडक्शन होगा, साथ ही जो बुल्स उससे फॉर्म होंगे, जो बुल्स रिप्रोड्यूस होंगे वो स्टडियर कैपेसिटी के होंगे। तो जो पर्पस है वो फुलफिल होता है थ्रू दिस कंट्रोल्ड नेचुरल ब्रीडिंग, ठीक है। थ्रू दिस नेचुरल ब्रीडिंग देयर आर लॉट मेनी क्रॉस ब्रीड्स आर फॉर्म्ड लाइक कैरन स्विस, ब्राउन स्विस, साहिवाल and Karan Fries, सुनंदिनी, ठीक है। कैरन स्विस इज अ हाइब्रिड cow between the, this is formed after the crossing between the brown Swiss and the Sahiwal, and it is formed at NDRI करनाल, ठीक है। सो करनाल में जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एनडीआई स्टैंड्स फॉर, एनडीआरआई स्टैंड्स फॉर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि करनाल में है, और ये वेरियस अदर लोकेशंस पे भी हैं, डिफरेंट अदर लोकेशंस पे भी इंडिया में हैं। तो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये नेशनल बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, और इस प्रकार गवर्नमेंट की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दे आर वर्किंग अबाउट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डेयरी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो एनडीआरआई रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल का, वहां पर ये कैरन स्विच और करन फ्राइज जो दो हाइब्रिड वैरायटी हैं ये फॉर्म की गई हैं। वहीं सुनंदिनी जो है एक हाइब्रिड वैरायटी है जो कि एनडीआरआई केरला में फॉर्म की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार डिफरेंट जो वैरायटी हैं वो हाइब्रिड वैरायटीज डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी फॉर्म की जाती हैं। तो इस प्रकार दिस इज नेचुरल वे ऑफ ब्रीडिंग, रैंडम एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने नेचुरल देखा। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में what happens is there is no natural process occur, but the indigenous varieties are crossed with, sorry, variety is introduced semen of exotic bull, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो एक्सोटिक बुल्स होते हैं और उनका जो सीमेन होता है जिसमें कि स्पर्म्स होते हैं उसे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द बॉडी, इन द वजाइना ऑफ अ इंडिजिनस काउ, एंड इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है आर्टिफिशियली जो सीमेन है एक्सोटिक बुल्स का, इट इज इंट्रोड्यूस इन द वजाइना ऑफ अ इंडिजिनस वैरायटी एंड द फर्टिलाइजेशन ऑकर एंड द हाइब्रिड वैरायटी रिप्रोड्यूस, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है इसके लिए बहुत सारे सेंटर जो है इंडिया में है, अराउंड 6,000
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स इंडिया में हैं, ठीक है। अराउंड 6000 सेंटर्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर हैं, और जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वह है इज्जत नगर में, यूपी, ठीक है। और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे कहा गया है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, यूपी, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर। अब ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है, ये जो वे है, मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इट इज वेरी हेल्पफुल इकोनॉमिकली फॉर फार्मर्स, ठीक है। तो इसके क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स और एडवांटेजेस? ठीक है, तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, ठीक है। सबसे पहला, इट एंश्योर्स what? It ensures reproduction of good quality progeny, ठीक है। गुड क्वालिटी के जो काफ होगा वो गुड क्वालिटी का होगा, यह एंश्योर करता है, ठीक है। इट एंश्योर्स द गुड क्वालिटी प्रोजेनी, ठीक है। दूसरा, इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज it avoids the transportation of animal, ठीक है। जो एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन है, अब कैसा है कि यदि आपको यहां पर जैसे हमने देखा कंट्रोल ब्रीडिंग, ठीक है, इफ वी आर डूइंग कंट्रोल ब्रीडिंग इन एक्सोटिक एंड इंडिजिनस वेराइटी, सो अ फार्मर may not have the both of variety and he needs to transport the animal for purpose of breeding. So in case of artificial insemination, he needs to just buy the good semen of a good variety, ठीक है, and the artificial insemination can occur, ठीक है। So it is economically good because it avoids the transportation of animals, ठीक है। And many cows can be inseminated with semen of single bull, ठीक है। That is also a advantage. Only semen, with the semen of a single bull, many cows can be inseminated. So in this way there are many advantages of artificial breeding on the natural breeding, ठीक है। So these are the different methods of breeding improvement through which the breeding of cows can be improved and the buffaloes can be improved, ठीक है। Fine. So we have done with the breeding methods or breeding improvement in cattle. Now we will see what are the different diseases of cattle, जिसके लिए एक farmer को information होना ज़रूरी है, because disease also affects the milk production. So we need to know what are the different diseases which affect the cattle. Okay friends, अब हम देखेंगे diseases of cattle कि cattle में कौन कौन सी diseases होती हैं, ठीक है। कैटल्स जो हैं उन्हें भी डिजीज़ अफेक्ट करती है, और जब उन्हें डिजीज़ अफेक्ट करती है तो ऑफ कोर्स जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो मिल्क प्रोडक्शन पे, वर्क पे होगा, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन और
इस पे जब फर्क पड़ेगा तो ऑफ कोर्स जो फार्मर की इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कई बार डिजीजेस से एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है, इसलिए डिजीजेस कॉजिंग एजेंट्स क्या हैं, कौन से डिजीज क्या कॉज करता है, ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है। डिजीजेस हेल्दी जो एनिमल्स होते हैं किस प्रकार जो है वो हम देख सकते हैं कि वो हेल्दी हैं। तो गुड फीडिंग, प्रॉपर फीडिंग जब हो उनकी, सही तरीके सही जो है वो डाइट अपनी ले रहे हो, दैट मीन्स दे आर हेल्दी। ठीक है, उनका पोस्चर देखकर पता लगाया जा सकता है कि दे आर हेल्दी और नॉट। ठीक है, उनकी रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट एंड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो इन चीजों से पता लगाया जा सकता है कि इफ एनिमल इज हेल्दी और नॉट। सो दीज आर द साइंस ऑफ हेल्दी एनिमल। ठीक है, तो गुड फीडिंग, प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर रेस्पिरेटरी, ठीक है, राइट पोस्चर, राइट रेस्पिरेटरी रेट, राइट पल्स रेट। Right means what is proper, what is normal, so it should be all normal, then the animal is healthy. ठीक है, but if there is any deviation from this, then the animal can be a disease animal. ठीक है, so what are the causing agent, कौन कौन से agents जो हैं वो disease cause करते हैं? तो these are three types of diseases. There are three types of diseases in animals. Parasitic, infectious, non-infectious। ठीक है, सबसे पहले पैरासाइटिक डिसीजेज में एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब जब बॉडी के ऊपर पैरासाइट्स हों, जैसे कि लाइस, माइट्स, फ्लाइज, लीचेस, तो ये एक्सटर्नल पैरासाइट कहलाएंगे। जबकि बॉडी में जब इंटरनली पैरासाइट हो तो जैसे कि एस्केरिस एग्जाम्पल है इसका। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट जो हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो होस्ट है, ठीक है, जिस पे कि वो रह रहे हैं उसे वो नुकसान पहुंचाते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, पैरासाइटिक एनिमल कहते हैं, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, नॉट एनिमल। तो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, अपनी होस्ट जो बॉडी है उसे वो किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि लाइस, माइट एंड फ्लाइज, दे कॉज स्किन डिजीजेस इन कैटल। जबकि लीचेस जो हैं, लीचेस जॉक कहलाती हैं, लीचेस क्या करती हैं, ये दे सक ब्लड और इसीलिए व्हाट दे कॉज, दे कैन कॉज अनीमिया इन कैटल्स। अनीमिया इज व्हाट, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड और डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन यदि कम है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनीमिया। ठीक है, तो ये जो अनीमिया है, यदि लीच उसका ब्लड सक कर रही है तो ऑफ कोर्स उसमें ब्लड जो है वो कम होगा, तो इट विल कॉज ऑन लॉन्ग टर्म, इट कैन कॉज एनीमिया। ठीक, तो इट इज दीज आर एक्सटर्नल पैरासाइट। जबकि यदि वर्म्स जो हो जाते हैं, पेट के कीड़े जिसे कॉमन भाषा में बोलते हैं, तो वो वर्म्स होते हैं, और यदि वर्म्स इंटरनली आ जाए, कैसे आ सकते हैं, कंटामिनेटेड फूड से, कंटामिनेटेड वाटर से आ सकते हैं। यदि किसी फूड में या वाटर में कैटल के उसके एग्स हैं वर्म्स के, ठीक है, या उसके जो है वर्म्स उसमें खुद हैं, तो क्या होगा, यदि वो उस फूड को या उस वाटर को लेगा कैटल, तो उसके अंदर ये वर्म्स चले जाएंगे, और ये वर्म्स क्या करते हैं, ये वर्म्स डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे एस्केरिस जो है इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और इसके न्यूट्रिशन जो रहता है कैटल का वो इसे लेता है एस्केरिस, और इस प्रकार उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है कैटल की। वहीं लिवर फ्लूक जो रहता है वो लिवर को प्रभावित करता है, लिवर डिजीज कॉज करता है, इट अफेक्ट्स द लिवर। ठीक, तो इस प्रकार पैरासाइट्स जो होते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकते हैं, और ये जो है कैटल को इस प्रकार प्रभावित करते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज में जो है डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, ये डिजीज कॉज करते हैं।
प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया से जो है डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि ब्रुसेलोसिस, ठीक है। वायरसेस जो है वो डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि एंसेफेलाइटिस जो है ब्रेन का इन्फेक्शन होता है, उसे एंसेफेलाइटिस कहते हैं, ठीक है। एंथ्रेक्स जो है स्किन को अफेक्ट करता है और डिफरेंट इंटरनल डिजीजेस भी ये कॉज करता है एंथ्रेक्स, एंसेफेलाइटिस वायरसेस में, ठीक है। एंड प्रोटोजोन्स में अमीबियासिस क्या है? अमीबा के द्वारा होने वाली एक इंटेस्टाइनल डिसीज है जिसमें अमीबियासिस कहा जाता है, जिसमें जो है डिसेंट्री होती है, बहुत लूज मोशंस होते हैं, तो ये प्रोटोजोन के द्वारा कॉज की जाती है, ठीक है। और वायरसेस में जो है, ठीक है, बैक्टीरिया में हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया क्या होता है? बैक्टीरियल होता है जिसमें कि हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है काऊ को या कैटल को, और ये जो है डिफरेंट जो आउटलेट्स हैं बॉडी में, जैसे कि नाक या मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो इट इज कॉल्ड एज हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, ठीक है। तो इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। वायरसेस में फूट एंड माउथ डिसीज इज वेरी कॉमन डिसीज ऑफ कैटल्स, फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शन होता है फूट एंड माउथ का, सो इट इज कॉल्ड एज फूट एंड माउथ डिसीज एंड इट्स अ वायरस डिजीज, ठीक है। उसके अलावा प्रोटोजोन हमने देखा अमीबियासिस होता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस में फंगल डिजीजेस आती हैं, फंगस से जो हो जाए उसे कहते हैं फंगल, जैसे एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है। तो एक्टिनोमाइकोसिस इज अ फंगल डिजीज, फंगस से होती है, ठीक। इसके अलावा वर्म्स से हमने देखा एस्कैरियासिस कहते हैं इसे, और तो ये एक वर्म डिजीज है, पैरासाइटिक वर्म डिजीज, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट डिजीजेस जो कि किससे हो सकती है, डिफरेंट एजेंट से हो सकती है। तो पैरासाइट में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैरासाइट। इन्फेक्शियस में बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से और प्रोटोजोन्स की वजह से डिजीज हो सकती है, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस में फंगल डिजीजेस आती हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक। तो ये जो है डिफरेंट डिजीजेस होती हैं जो कि कैटल्स को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैटल्स को कैसे हम डिजीज प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक। सो फंगल डिजीज में रिंगवर्म है, रिंगवर्म इज ऑल्सो अ फंगल डिजीज, रिंगवर्म, ठीक है, जिसे हम हिंदी में दाद बोलते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन में भी हो सकती है रिंगवर्म, इट्स अ फंगल डिजीज, ठीक है। एंड एस्परजिलोसिस, एंड इन वायरस, इन वन मोर कॉमन डिजीज, इट इज नॉट कॉमन बट यू नो दैट रेबीज इज अ वायरल डिजीज, ठीक है। तो रेबीज भी कैटल्स को हो सकती है, ठीक। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल। नाउ वी विल सी द प्रिवेंशन, हाउ वी कैन प्रिवेंट द डिजीजेस, ठीक है। तो डिजीज प्रिवेंशन के लिए जो हम ध्यान रखते हैं वही हमें कैटल्स के लिए भी ध्यान रखना है, दैट मीन्स हाइजीन, ठीक है। तो हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे? प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ शेल्टर, प्रॉपर एंड रेगुलर क्लीनिंग ऑफ शेल्टर ऑफ कैटल, जो कैटल जहां रह रहा है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। सप्लाई ऑफ अनकंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, क्योंकि दीज आर वेक्टर, इनके थ्रू जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है कैटल में प्रवेश कर सकते हैं। तो फूड और वाटर जो है हम जो दे रहे हैं कैटल को, ध्यान रखें कि वो बिल्कुल अच्छा हो, फ्रेश हो, अनकंटामिनेटेड हो, ठीक है। देन द शेल्टर शुड बी ड्राई, क्लीन, एयरी एंड प्रोवाइड सनलाइट, क्योंकि हमने देखा सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सनलाइट भी उन्हें मिले, ये सब चीज़ें क्लीन हो, ड्राई हो, एयरी हो, वेंटिलेटेड हो, प्रॉपरली सनलाइट उन्हें मिले, ये हमें ध्यान रखना चाहिए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। पेस्ट शुड नॉट बी अलाउड, टू एंटर इन शेल्टर। ठीक है, डिफरेंट पेस्ट जो हैं उसे हमें ध्यान रखना है कि वो जो एनिमल्स हैं उनके शेल्टर में ना पहुंचे। ठीक है, साथ ही रेगुलर क्लीनिंग एंड क्लीनिंग, दैट मीन्स बाथिंग एंड ग्रूमिंग, brushing, like brushing should be done regularly. Grooming of animal or cattle should be done regularly or should be done, because regular cleaning, bathing, grooming of cattle should be done. ठीक है, तो ये हो गया. Then pesticide should be used for lice, mites, flies. Pesticides should be used. ठीक है, तो इनके लिए पेस्टिसाइड्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं टू किल देम, तो इनका यूज करना पड़ेगा ताकि वो अफेक्ट ना करे कैटल्स को. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग. वन मोर थिंग कि जो डेड एनिमल्स होते हैं या एनिमल वेस्ट होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ dead animal, specially because dead animal and animal waste. ठीक है, तो डेड एनिमल और एनिमल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो, क्योंकि यदि कोई डेड एनिमल है जो किसी डिजीज से मर गया है, ठीक है, तो हो सकता है उसके जो एजेंट्स है, इन्फेक्शन एजेंट्स, वो उसमें हो. यदि उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया जाएगा तो इट कैन अफेक्ट द अदर कैटल्स ऑल्सो. ठीक है, साथ ही वैक्सीन शुड बी डन. Regular vaccination should be done, क्योंकि डिफरेंट डिजीजेस के लिए वैक्सीन आते हैं, तो रेगुलर वैक्सीनेशन जो है कैटल्स का किया जाना बहुत जरूरी है. ठीक, तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच वी कैन रिमेंबर वाइल डूइंग द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस इन कैटल्स. ठीक है, तो ये हमने देखा कि डिजीजेस जो है वो कैटल्स को किस प्रकार अफेक्ट करती हैं और किस प्रकार जो है हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो अब हम कुछ और फैक्ट्स जानते हैं मिल्क रिवॉल्यूशन के बारे में आफ्टर द एनिमल डिजीजेस और कैटल डिजीजेस. ओके फ्रेंड्स, तो कैटल फार्मिंग हमने देखी. कैटल फार्मिंग में लाइफ स्टॉक में शीप और गोट्स भी आते हैं. तो शीप एंड गोट्स आर ऑल्सो अ लाइफ स्टॉक. ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्या मिलता है, शीप जैसे कि मीट, वूल प्रोवाइड करती है. ठीक है, वहीं गोट्स जो हैं उससे हेयर्स, मीट और स्किन, इससे भी स्किन. ठीक है, तो इस प्रकार दे आर ऑल्सो लाइफ स्टॉक एनिमल ऑफ इंडिया. ठीक है, गोट का जो मिल्क होता है दैट इज मोर न्यूट्रिशन. गोट्स मिल्क इज मोर न्यूट्रिशन, more nutritious than the cow milk, but production of its milk is very less as compared to the cows. ठीक है, तो goat and sheep are also a livestock of India, जिसमें कि sheep की जो है डिफरेंट वैरायटी जो है इंडिया में है, goat की डिफरेंट वैरायटी इंडिया में जैसे कि गड्डी, कश्मीरी, पश्मीना, काठियावाड़ी, टेकनी. ठीक है, ये डिफरेंट वैरायटी होती है जिसमें कि पश्मीना वैरायटी के जो हेयर्स होते हैं उससे पश्मीना शॉल, वेरी फेमस ऑफ कश्मीर में जो ये वैरायटी होती है पश्मीना, इसके बालों से, इसके हेयर से जो शॉल्स बनाई जाती है उन्हें पश्मीना शॉल कहा जाता है. ठीक है, और
सो दीज पश्मीना आर अंडर फर ऑफ दिस गोट। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक कश्मीरी वैरायटी है, तो इससे पश्मीना जो होता है वो बनाया जाता है, जो कि फर होते हैं इस गोट के, और उनसे जो है ये जो फेमस शॉल्स होते हैं पश्मीना शॉल्स, ये उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दे आर वेरी वार्म शॉल्स, तो ये इस वैरायटी से बनाए जाते हैं। ठीक है, वहीं शीप की वैरायटीज जो हैं लोही और रामपुर बड्डी। ठीक है, तो इस प्रकार ये शीप की वैरायटी है, एंड दे आर ऑल्सो अ लाइव स्टॉक फॉर इंडिया बिकॉज गोट इज वेरी कॉमन सोर्स ऑफ मीट। ठीक है, लैम भी कहा जाता है, लैम मीट भी कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट ये भी एक लाइव स्टॉक है, इसका भी जो है बहुत सारे लोग इनका भी पालन करते हैं। ठीक है, इनकी भी फार्मिंग करते हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम बिकॉज दे प्रोवाइड हेयर, मीट एंड स्किन। ठीक है, तो इस प्रकार दे आर ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकली गुड फॉर फार्मर्स। ठीक, तो ये हमने देखा। अब एक और फैक्ट जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि डॉक्टर वी कुरेन, जिनका जन्म 26 नवंबर 1965 में हुआ था, ही बोर्न ऑन 26 नवंबर 1965, इन्हें फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन? Because he is a founder director of National Dairy Development Board, जो कि गुजरात में, आनंद गुजरात में स्थित है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी जो मिल्क ब्रीड्स थी, हाइब्रिड्स, उन्हें फॉर्म किया। ठीक है, मिल्क हाइब्रिड को इन्होंने प्रमोट किया, ही प्रमोटेड द, और इस प्रकार से जो मिल्क प्रोडक्शन था वो कई गुना बढ़ गया। और इन्होंने एक जो 1970 है उसमें एक प्रोजेक्ट लाए थे ये, और उस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड नामक ये एक प्रोजेक्ट लाए थे, और इसमें इन्होंने कई जो रिसर्चेस थी वो की और कई सारे इम्प्लीमेंट्स किए, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 1970 से लेकर यहाँ 2000 तक जो है 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ा, कई गुना बढ़ा। ठीक है, और इस प्रकार, ठीक है, इट वाज इन द 2000, यस। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट था 1970 में लाए, और इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा। ठीक है, कई टन्स जो है, कई लीटर्स जो हैं वो बढ़े मिल्क प्रोडक्शन के इन इंडिया में। और उस जो इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ उसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा गया, और इसीलिए इन्हें व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है, डॉक्टर वी कुरेन। ठीक है, सो ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, और नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में इंडिया। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ, इसी की वजह से मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कईयों गुना बढ़ पाया इंडिया में। और जो फार्मर्स थे उन तक जो टेक्नोलॉजी पहुंचाने का काम है वो कैसे हुआ, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है, ये किसकी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप्ड ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है। और यह क्या है, ये सिंगल विंडो के द्वारा, ठीक है, दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स, इंफॉर्मेशन
to the farmer through single window. ठीक है, सिंगल विंडो, दैट मीन्स डायरेक्टली फार्मर्स जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें सीधे जानकारी मिलेगी, जो भी जानकारी उन्हें चाहिए। ठीक है, तो जब फार्मर्स को, बिकॉज दे आर द बेसिक लेवल इन द कैटल फार्मिंग, तो जब फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो हायर टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज है, उनकी जानकारी होगी, तो ऑफ कोर्स जो बेसिक लेवल है जहां पर की फार्मिंग की जा रही है, कैटल फार्मिंग की जा रही है, एग्रीकल्चर किया जा रहा है, तो जब उनको इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन होगी, नई नई टेक्नोलॉजी की, और वो जब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बेसिक लेवल पर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो डिस्टेंसेस हैं वो कम होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट और फार्मर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, उसके लिए इसे बनाया गया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, एंड दे प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स थ्रू द सिंगल विंडो। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो कि काम कर रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार फोन लाइंस जो है बनाई गई हैं, जिसके थ्रू जो फार्मर्स हैं वो कॉल कर सकते हैं और उनको फोन पर ही जो भी जानकारी वो चाहते हैं, लाइक यदि किसी डिजीज, कोई डिजीज हो गई है, ठीक है, कोई एग्रीकल्चर डिजीज हो गई है या कोई कैटल डिजीज है, उसमें उन्हें क्या करना चाहिए, कोई भी जानकारी वो चाहते हैं, सॉइल से संबंधित वो जानकारी चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जानकारी उन्हें यदि चाहिए तो उनको फोन पर भी उन्हें जानकारी मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जो कि फार्मर को हेल्प करते हैं इन द डेयरी डेवलपमेंट एंड द एग्री डेवलपमेंट। ठीक, तो इस प्रकार हमने कैटल फार्मिंग पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री में। अब हम देखेंगे पोल्ट्री फार्मिंग किस प्रकार की जाती है।